नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मुझे याद करने के लिए और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। शनिवार का दिन बड़ा हैपनिंग भरा रहा और आज सुपर संडे है। नीतीश कुमार तीसरी बार एनडीए में आ रहे हैं। कई बार बीजेपी को नीतीश ने कोसा और कई बार नीतीश ने बीजेपी को भी सुनाई और अमित शाह ने जो दरवाजे बंद किए थे, अब सबकी दिलचस्पी ये जानने में है कि वो किस चाबी से खुल रहे हैं। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है दैट इज़ और देयर। राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता है। और ये जो बयानबाजी समय-समय पर एक दूसरे के खिलाफ होती है, जो पोजीशनिंग ली जाती है, ये तात्कालिक होती है। आगे भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, ये किसी को पता नहीं होता है। किस तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी, क्या संभावनाएँ बनेंगी, कौन-सी आशंकाएँ होंगी, कब कौन किसके साथ आएगा, किसका साथ छोड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए जी, अ, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का करीब 3 दशक पुराना साथ था। 1995 में पहली बार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की मिली-जुली सरकार महाराष्ट्र में बनी थी, जिसमें मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद नारायण राणे शिवसेना के दूसरे मुख्यमंत्री थे और 2019 में आकर के उद्धव ठाकरे ने अलग रास्ता ले लिया। इसी तरीके से पंजाब में अकाली जिनका बेस रूरल में अधिक है और जो जट सिख हैं, वो उनके फॉलोवर रहे हैं। उनके साथ भी प्रकाश सिंह बादल के समय से और अटल जी, अडवाणी जी के समय से गठबंधन चला आ रहा था। लेकिन ये जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ, उसके प्रेशर में आकर के हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्रिपरिषद से और एनडीए से गठबंधन भी तोड़ लिया। इसी तरीके से नीतीश कुमार को सबसे पहले अगर किसी ने मुख्यमंत्री बनाया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। बल्कि उससे भी पहले अटल जी ने अपनी सरकार में इनको रेल मंत्री बनाया था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत इच्छाओं की वजह से और कुछ तात्कालिक घटनाओं को बहाना बना करके दूर जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की का कोई कसूर है, किसी तरह का कोई दोष है। संवादहीनता की स्थिति अगर नीतीश कुमार के और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बीच में बनी, तो उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ज़िम्मेदार है, तो नीतीश भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। जब आरसीपी सिंह को नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया, तो आरसीपी सिंह उस समय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने फैसला लेकर के मोदी जी को जानकारी दे दी और मोदी जी ने उनको मिनिस्टर बना दिया। अब उनको क्या पता कि उनकी और नीतीश की आपस में चर्चा हुई है कि नहीं हुई है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये फैसले लिए जाते हैं और बाद में जैसे नीतीश 2013 में भी जब सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया, तो ये तुनक करके बीजेपी का साथ छोड़ करके चले गए थे। मतलब 17 साल पुराना इन्होंने साथ छोड़ दिया था और 2014 में अकेले चुनाव लड़े लोकसभा का। कितनी सीटें आई? 40 में से केवल 2 सीटें। बाद में जब ये लालू के साथ, कांग्रेस के साथ, वामपंथियों के साथ 2015 में चुनाव लड़े, तो एक तरफा जीत इनको मिली, कुछ सोशल इंजीनियरिंग हुई, कुछ माहौल ऐसा था। लेकिन 1.5 साल के भीतर नीतीश बाबू को ये अनुभव हो गया कि जिस जंगल राज की बात की जाती थी, वो तो बिहार में लौट आया और इनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी ये अंकुश नहीं लगा पा रहे थे
तो 2017 में ये फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए बाध्य हुए। 2019 का चुनाव इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ा और 16 एमपी इनके जीत करके आए। 2014 में केवल 2 और 2019 में 16, यानी उनमें 14 बढ़ गए। वो किसकी वजह से बढ़े? नीतीश की लोकप्रियता की वजह से नहीं बढ़े हैं, क्योंकि 2019 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के चेहरे थे और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को 64 सीटें मिली 80 में से, उसी तरीके से बिहार में भी 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली। बीजेपी को, जनता दल यू को, लोक जनशक्ति पार्टी को। तो केवल 1 सीट जो है वो विपक्षी दलों को मिली थी। लेकिन इस बीच कुछ नीतीश कुमार को कुछ ऊद छूटती है इनको। इनको भीतर से लगता है कि बहुत दिन हो गए, अब चलो थोड़ा-सा बाहर की सैर करके आते हैं। जी, जी। चलिए इन्होंने बाहर की सैर कर ली। कल ही अकेले बिहार में 16 लोगों की हत्याएँ हुई हैं। अब तक 52 बैंक लूटे जा चुके हैं। नीतीश के मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि सरकार में लालू की पार्टी भी है और उनको ये नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। और जिस तरीके से लालू यादव ने ललन सिंह के साथ मिलकर के इनके 11 एमएलए तोड़ करके इनकी सरकार का तख्ता-पलट करने की कोशिश की और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की और ललन सिंह को कहा कि हम आपको राज्यसभा में भेज देंगे, उसकी भनक लगने के बाद नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए थे। उन्होंने लल्लन सिंह को हटाया 28-29 दिसंबर को दिल्ली में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुला करके। इसके बाद खुद अध्यक्ष का पद सँभाला और उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी भी लालू के साथ सरकार में बना रहूँगा, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। और जो माहौल इस समय देश में बन रहा है मनविंदर जी, जी, इस माहौल में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले काम कर चुके हैं, वो ज़रूर फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहेंगे, ताकि वो राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक बने रहें और उनकी कुछ शक्ति तो कम से कम लोकसभा में दिखाई दे। चलिए नीतीश कुमार के प्रति तो प्रधानमंत्री का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, इनकी तो जी, वापसी हो रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे जैसों का क्या करिएगा? उद्धव ठाकरे को तो अब ना अमित शाह वापस लेने को तैयार है, ना जी, नरेंद्र मोदी, ना देवेंद्र फडणवीस, ना एकनाथ शिंदे और ना ही जो नए-नए अभी 5-6 महीने पहले जून में आए जुलाई में आए हैं, 2 जुलाई को, अजित पवार उनको पसंद करेंगे कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यही हाल अकालीज का है। सुखबीर बादल मतलब प्रकाश सिंह बादल के का कितना सम्मान करते थे नरेंद्र मोदी, जब ये वाराणसी नॉमिनेशन के लिए गए थे 2019 में, तो बादल साहब भी अस्वस्थता के बावजूद जी, वाराणसी पहुँचे थे और नॉमिनेशन से पहले इन्होंने बादल साहब के पैर छू कर के आशीर्वाद लिए थे। जी, जी, अब उनकी मति मारी गई कि हरसिमरत कौर और सुखबीर बादल जो हैं, उस प्रेशर को नहीं झेल पाए, जो यहाँ तथाकथित किसान आंदोलन के रूप में पंजाब के ट्रेडर्स का था, वो व्यापारियों का था। लेकिन ये भाग खड़े हुए। आज परेशान हैं क्योंकि बीजेपी भाव देने को तैयार ही नहीं है। तो ये सिचुएशंस जो हैं क्रिएट हो रही हैं पंजाब। आपने ठीक कहा 17 महीने के बाद नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो रही है। सबसे बड़ी जो दिमाग में लोगों के बात आ रही है, जो बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार का एक जो पर्सनैलिटी बन गई है, वो पलटते बहुत जल्दी हैं। तो इस बार भी क्या मतलब ऐसे ही करेंगे? प्लस नीतीश कुमार के खिलाफ इतने सालों की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उससे बीजेपी को क्या समझते हैं, कुछ लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका ये है। ये सवाल लोगों के दिमाग में है कि अभी लोकसभा चुनाव से पहले तो नीतीश कुमार आ गए। लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर फिर से अपनी स्ट्रेंथ
अगर बढ़ाएँगे नहीं, 16 में प्लस नहीं करेंगे तो कम से कम ये है कि 6, 7, 8 एमपी भी आ गए, तो वो भी प्लस ही हैं इनके। तो सवाल तो उठेंगे कि क्या ये चुनाव के बाद फिर पलट नहीं जाएँगे? पर मेरा मानना ये है कि अब पलटने की सिचुएशन बची नहीं है। इन्होंने अपनी पोजीशन उनके बीच में भी खराब कर ली है जिनके साथ ये गए थे, 1.5 साल पहले, जी। और अब 10 बार वो भी सोचेंगे। दूसरी बात ये है कि आज जो सिचुएशन पूरे देश में बनी हुई है, उस सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी पर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि नीतीश आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है। जी। रणनीति है जो इंडी अलायंस ने अपना गुब्बारा फुलाने की कोशिश की थी, हुँ, उस हुँ। गुब्बारे को फोड़ना, उसकी हवा निकालना। और याद करिए कि इंडी अलायंस के घटक दलों के नेताओं को इकट्ठा करने की मुहिम शुरू किसने की थी? इन्हीं नीतीश कुमार ने। सबसे पहले पटना में सबको बुलाया था और पटना में 16 या 17 दलों के नेता पहुंचे थे। जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो तो गई ही थी। उसके बाद इनको लगा कि कुछ और दलों के नेताओं को भी जोड़ लो। फिर जब बेंगलुरु में मीटिंग हुई तो 26 दल, फिर मुंबई पहुंचते-पहुंचते 28 दल हो गए थे। लेकिन नीतीश कुमार अगर इनिशिएट कर रहे थे सबको जोड़ने के लिए, तो उनकी कुछ आकांक्षाएँ भी थी, कुछ अभिलाषाएँ भी थी। संयोजक का पद उनको दिया जाए, ताकि वो जो उनकी अपनी खुद की खिसकती हुई ज़मीन है, उसको किसी तरीके से रोक सकें, पा सकें। क्योंकि जब आप राष्ट्रीय स्तर के संगठन के नेता बन जाते हैं, संयोजक या अध्यक्ष बन जाते हैं, तो आपका जो बेस वोटर होता है, उसमें एक सकारात्मक संकेत और संदेश जाता है। तो अगर वो भागने वाला भी होता है, तो रुक जाता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो राजनीति के बेहद चतुर खिलाड़ी हैं, उनके आप 2019 से, बल्कि मैं उससे भी पीछे जाऊँगा, उससे भी पीछे 2014-15 से ही अति पिछड़ों को लेकर के उन्होंने इतना काम किया है। अति पिछड़ों को अपनी कैबिनेट में भी जगह दी है, उत्तर प्रदेश में भी जगह दी है, अभी मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया है। मतलब जो नीतीश कुमार का अपना बेस है, हुँ, हुँ। उसको हड़पने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अति पिछड़ों को फोकस करके बहुत सारे काम कर दिए। तो नीतीश को लगा कि बेटा, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में तेरा जो बेस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, 15% के आसपास, इसमें से भी अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ निकल लिया, तो फिर खत्म। इति सिद्धम हो जाएगा और राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसलिए नीतीश, कुछ घटनाएँ भी ऐसी घट गई। लालू यादव ने जी, लल्लन सिंह के साथ मिलकर के खेल ना किया होता, यानी पीठ में जी, छुरा भोंकने की कोशिश ना की होती, तो शायद नीतीश अभी बने रहते। लेकिन जो एक इनकी छवि रही है बिहार में, बिहार के बाहर, सुशासन बाबू की, ये नहीं कि इन्होंने कोई बहुत तीर मार दिए हैं या बेरोज़गारी खत्म कर दी है या रोज़गार जनरेट कर दिए या दूसरे फ्रंट पर, लेकिन कम से कम कानून व्यवस्था के मामले में थोड़ा इनको बेहतर माना जाता है। जो लालू और राबड़ी का 15 साल का राज रहा था बिहार का, उसको कोई याद भी नहीं करना चाहता, इतने बुरे दिन थे वो। जातीय जी, संघर्ष हो रहा था, हत्याएँ हो रही थी, लूट हो रही थी, अपहरण हो रहे थे, फिरौती वसूली जा रही थी, मतलब पूरा जंगल राज था वो। तो ये ही आरोप अगर इन पर लगे, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक बड़ा रोचक किस्सा मुझे याद आ रहा है। जी। इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने, हुँ, हुँ। और उसके बाद जो है, जो उस समय गृह सचिव थे मेहता साहब, उनको बुला कर के इंदिरा ने कहा कि ये जो ब्रिटेन के अखबार हैं, इनमें रोज़-रोज़ छपता है कि नेहरूज़ डॉटर, मतलब नेहरू जो लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे, उनकी बेटी ने
इमरजेंसी थोप दी और लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो जो एक छवि होती है किसी लीडर की, अगर वो प्रभावित हो जाए, तो वो घबरा जाता है। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं इमरजेंसी खत्म करना चाहती हूँ। फिर किसी के ज़रिए चौधरी चरण सिंह से जेल में बात कराई गई, उनको प्रस्ताव भेजा गया। चरण सिंह ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करिए कि मैं तो सबसे पहले रिलीज़ नहीं होऊँगा, इससे मेरी छवि खराब होगी। आप फला, 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 फला को पहले रिलीज़ कर दीजिए। वो जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह शुरू करेंगे, उसके बाद फिर मेरी रिहाई होगी, तो मैं भी जाकर के विधानसभा में जो मुझे कहना है मैं कहूँगा। तो ख़ैर इस तरीके से इमरजेंसी तो उन्होंने हटा ली, लेकिन बाद में जो परिणाम हुआ, जो आईबी की रिपोर्ट फेक रिपोर्ट बना करके दे दी गई थी कि आप तो बम्पर जीत रही हो और वो बुरी तरह से हारी। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जो नीतीश की एक छवि थी सुशासन बाबू की, अगर वो प्रभावित हो रही है लालू के साथ रहने से, अगर अपराध बढ़ रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं बैंकों में, 50-50 बैंक लूटे जा रहे हैं, एक-एक दिन में 16-16 हत्याएं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी इतनी हत्याएं नहीं होती थी जितनी बिहार में हो रही हैं। तो बहुत सारे कारण बन गए जिनकी वजह से इनको लगा कि अब इनसे अपना पिंड छुड़ाया जाए, फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाए, यही बेहतर होगा और लोकसभा में भी मेरी प्रासंगिकता बनी रहेगी। सर, आपने बहुत सही कहा। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका फ़ोकस अति पिछड़ों पर है। और अभी इन्होंने 2 महीने पहले एक खेल किया था, एक रिपोर्ट दी थी। अ, अब चूँकि चेंज का फ़ेज़ आ रहा है, आपके दिमाग में कोई ऐसा फ़ेस नज़र आ रहा है जिसको अ, अति पिछड़ों में एज़ सीएम को प्रोजेक्ट करते हुए देखें आप? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि वो बजट में ही कुछ व्यवस्था की जाती हो, हुँ, ऐसा हुँ। नहीं है। हुँ, और हुँ। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी पिछड़े को किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठाएँ तभी कोई संदेश जाता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएँ होती हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के भी आई है, जिनसे व्यापक एक फ़ायदा मिलता है उस वर्ग विशेष को। जो मैंने बताया है कि जो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही थी नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी ने एक बड़ा जे ज़ोरदार भाषण लोकसभा में खड़े होकर दिया। पूछा कि साहब, मैं तमाम नौकरशाही की लिस्ट खंगाल रहा था, ये देख रहा था कि जो टोटल 90 सेक्रेटरी के आसपास देश को चला रहे हैं या गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहे हैं, उनमें पिछड़े वर्ग से कितने हैं। एक तो मुझे यही जान करके और सुन करके गुस्सा भी आया और हँसी भी आई, तरस भी आया इनकी बुद्धि पर कि जिस कांग्रेस पार्टी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को दबा के रख दिया था, एग्ज़ैक्टली। जिस कांग्रेस पार्टी ने और राजीव गांधी ने, इनके पिताजी ने, हुँ, हुँ। जो पिछड़ों के लिए प्रयास किए जा रहे थे, मोरारजी देसाई की सरकार के समय भी और उसके बाद वीपी सिंह सरकार की तरफ से भी, उन पर भी इन्होंने जम करके विरोध किया था। ऐसी बहुत सारी कमेटियाँ, आयोग और रिपोर्ट्स आई थी जो इन्होंने दबा करके ये बैठे रहे। आज इनको पिछड़ों की या जातीय जनगणना की याद इसलिए आ रही है कि भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना है अयोध्या में, उसने पूरे हिंदुओं को एकजुट कर दिया है। एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके खड़ा कर दिया है। जी, कोई जी। दलित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई वंचित वर्ग नहीं, कोई गरीब और कोई महिला नहीं, सब एकजुट हो गए। यानी जो हिंदुत्व की जो एक कहना चाहिए कि राह है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, और मैं तो खुल करके कहूँगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की, योगी सरकार की, जी, वो एग्ज़ैक्टली। जब सफल होती हुई दिखाई दी तो ये लोग जातीय कार्ड खेलने पर उतारू हो गए। यानी जातिगत आधार पर हिंदुओं को बाँटो और कुछ उसमें से परसेंट जो है विपक्षी दलों के खाते में भी आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो जाएगी और जब मतदान होगा तो फिर हिंदुओं में बँटवारा हो जाएगा। ये साजिश थी इनकी। तो कह रहे हैं कि साहब केवल 3 सेक्रेटरी पिछड़े वर्ग के हैं। जी। अब जब इसके डिटेल में गए, गहराई में गए हम लोग, तो हमें पता चला कि इस समय जो
सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, वो 91 बैच के हैं, 91 बैच के हैं, अब सीनियरिटी में आकर के सेक्रेटरी बने हैं इंडियन गवर्नमेंट में, भारत सरकार में। तो भैया 1991 में किसकी सरकार थी? मोदी की थी क्या? या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री था क्या? दूसरी बात ये है कि जो आईएएस है और आईपीएस हैं, चलिए एक पीरियड ऐसा आया था कि जब कुछ-कुछ उनको आरक्षण का फ़ायदा मिलता था, लेकिन अभी भी जो भारतीय सेवाएँ हैं, चाहे पुलिस सेवा है, प्रशासनिक सेवा है, उसमें जो मेधा है, जो योग्यता है, वही काम करती है, वही काउंट होती है। तो क्या नरसिम्हा राव की सरकार ने तब कुछ ऐसा किया था कि आज जो नौकरशाही में केवल 3 पिछड़े हैं, इनकी संख्या 13 होती या 16 होती? कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों बकवास कर रहे हो पार्लियामेंट में खड़े होकर के? और सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी को तो छोड़ दीजिए आप, कितने सेक्रेटरी पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आता है, वो जी। तेली समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप मतलब प्रधानमंत्री को आप मानेंगे कि वो सारे फैसले ले रहा है या 3 सेक्रेटरी को लेकर के बैठ जाएँगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को एक समय में केवल शहर बेस पार्टी माना जाता था और कहा जाता था कि बनिया ब्राह्मणों की पार्टी है, शहरी वर्ग की पार्टी है। ये छवि इन लोगों ने बदल दी है और ये काम अडवाणी और अटल जी के समय ही शुरू हो गया था, लेकिन इन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया है। आज तो हालत ये है कि कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है, छोटी से छोटी जाति नहीं बची है, जिसका रिप्रेजेंटेशन जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में या राज्य सरकारों में या जो निगम होते हैं, बोर्ड होते हैं, जो इनका संगठन है, जो इनके आनुषंगिक संगठन हैं, उनमें ना हो। उन सब में प्रतिनिधित्व है। तो ऐसे में आप अगर ये राजनीति करना चाहेंगे, तो क्या मतदाताओं को इतना नासमझ मानते हैं, इतना बेवकूफ़ मानते हैं? और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। मिनटों में आपके सारे जितने भी कृत्य, कारनामे और पाप हैं, वो सब लोग खोल करके रख देते हैं और आप तब बोलने के लायक नहीं बचते हैं। आपने ठीक कहा, बीजेपी का सर एक सेगमेंट ऐसा है जो प्रदेश का नेतृत्व करता है। वो नीतीश के एनडीए में वापस जाने पर खुश नज़र नहीं आ रहा, अगर हम पिछले 1-2 दिन के हालात देखें और पर्टिकुलरली शनिवार का जो सिनेरियो दिखा हमें। क्या कहते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही कैडर बेस पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। इसमें जो फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर होते हैं और ख़ास तौर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्तर पर होते हैं, उसमें कहीं किसी के ना-नुकर करने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। अगर किसी को की कोई व्यक्तिगत परेशानियाँ हैं किसी लीडर विशेष से, तो वो उसको उठा कर के दाएँ-बाएँ रखनी पड़ती है या खूंटी पर टाँगनी पड़ती है, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में ही राजनीति करनी है और भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए ही समाज की और देश की सेवा करनी है। तो हो सकता है कुछ लोगों को नीतीश कुमार से परेशानी हो, व्यक्तिगत रूप से परेशानी हो और सबसे ज़्यादा परेशानी तो किसको थी? गिरिराज सिंह को, अश्विनी चौबे को, सुशील मोदी को, सम्राट चौधरी को, इनको सबसे ज़्यादा परेशानी थी। लेकिन आप पिछले 2 दिन में देखिए, बिल्कुल रिवर्स में हैं वो। कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं, जो नीतीश कुमार की शान में गुस्ताखी हो या जो ऊपर से संदेश और संकेत मिला है, उसके खिलाफ जाते हों। और अगर आप चिराग पासवान की बात कर रही हैं या कुशवाहा की बात कर रही हैं, तो उनको बुला कर के अमित शाह ने कल रात बैठा कर के समझा दिया है और ये पहले भी होता रहा है। देखिए, चिराग पासवान की जो शिकायत है, वो है विधानसभा चुनाव में
जहाँ-जहाँ उनको सीटें मिली थी लड़ने के लिए, वहाँ-वहाँ नीतीश कुमार ने खेल किया था। कुछ बागियों को खड़ा कर दिया, कुछ अपने समर्थकों को खड़ा कर दिया, उनके लिए मुश्किलें पेश की थी। तो उनकी अपनी शिकायत बहुत जायज़ है, क्योंकि गठबंधन में अगर रह कर के आप चुनाव लड़ रहे हैं और बाद में वो गठबंधन टूट भी गया था, वो अलग से चुनाव लड़ लिए थे। तो कोई इन चीज़ों को भूलता नहीं है कि आप हमें ही ख़त्म करने पर आमादा थे। तो उनकी चिंताएँ अपनी जगह ठीक हैं, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का आप नाम भी लेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात भी आप किसी को रखने का मौका नहीं देंगे, तो ये तो गलत बात है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी तो इतनी होनी चाहिए, आपकी पार्टी में भी और आपके गठबंधन में भी, जो एनडीए में भी, कि जो आपके सहयोगी दल हैं, वो अपनी बात रख सकें। मुझे लगता है कि कल जब शपथ ग्रहण हो जाए आज जब शपथ ग्रहण हो जाएगा नीतीश कुमार का, तो उसके बाद ये सब चीज़ें नेपथ्य में चली जाएँगी और सब आगे बढ़ेंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएँगे। मीन्स आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम की शपथ लेंगे? वैसे तो सरप्राइज़ एक एलिमेंट हमेशा रहता है भारतीय जनता पार्टी के कदमों में और फैसलों में, लेकिन ये केवल भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं हो सकता है इसमें। ये गठबंधन सहयोगियों का भी मामला है। जब अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी, अपनी सरकार या अपनी बहुमत हासिल की हुई राज्य सरकारों के चीफ मिनिस्टर का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, मिनिस्टर्स का फैसला लेना होता है, तो वो अपने हिसाब से लेते हैं और वहाँ सरप्राइज़ देने की गुंजाइश होती है। लेकिन जब आप गठबंधन सहयोगियों के साथ व्यवहार करते हैं, तब उनकी जो आकांक्षाएँ हैं, उनकी जो अभिलाषाएँ हैं, उनका आपको सम्मान करके चलना पड़ता है। गठबंधन ऐसे ही नहीं चलते हैं। जो अ, ये अड़ियल रवैया, जो मनमानी कांग्रेस ने दिखाई है, उसी के चलते तो इंडी अलायंस का आज ये हाल हो गया है। ममता जी, बनर्जी अलग गाल फुलाए जी, बैठी हैं। जी। अखिलेश यादव गठबंधन करने को भी तैयार नहीं हैं और ऐसे अपमानजनक प्रस्ताव दे रहे हैं कि 11 सीटें ले लो 80 में से। तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी ने, जो मैंने आपके शो में ही कहा था जी, कि पंजाब जी, में जी। इनका गठबंधन नहीं होने वाला है, दिल्ली में भी नहीं होने वाला है। हरियाणा, गुजरात, गोवा में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से सीटें माँग रही, तो ये सिरे चढ़ने वाली बात है ही नहीं। तो कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं, इच्छाएँ हैं और जो इनके गठबंधन सहयोगी हैं, उनकी अपनी हैं। तो जब आप संतुलन साध करके और सामने वाले का सम्मान करके और ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है, उसको पहचान करके फैसले करते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है गठबंधन चलाने में। वही बिहार में भी देखना पड़ेगा कि अभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए और फिर आगे जाकर के 2025 के बाद भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री हो, अगर जनादेश मिलता है बिहार की जनता का, और फिर नीतीश के लिए कोई दूसरी ज़िम्मेदारी उनको दे दी जाए, केंद्र में दे दी जाए, कहीं का राज्यपाल बना करके भेजा जाए या जो भी बात हुई होगी इनकी केंद्रीय नेतृत्व से, वो रास्ते निकलेंगे। आपने सर सही कहा कि इंडियन अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं रहा और अब ये जो यात्रा है, जिस राह से गुज़र रही है, वहाँ-वहाँ इनके साथी इनको छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, इनकी यात्रा में। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जानकारी दी मेरे धन्यवाद। दर्शकों को। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय